अच्छा डॉक्टर नवीद, आप ही से स्टार्ट करूंगी। मोटापा जो बहुत बड़ी बीमारी है और एक आम मसला बनता जा रहा है। 70% अफराद जो हैं वो मोटापे का शिकार होते हैं। तो मुझे बताइएगा कि इसकी बैक हिस्ट्री क्या है, क्यों ये इतने ज़्यादा ओबेसिटी खास करके बढ़ती जा रही है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन। एक्चुअली मोटापा, आपको पता है कि जैसे आपने पहले बताया कि बहुत बड़ा बर्डन है हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर। 70% पीपल आर ओबीज या कह लें ओवरवेट है। हाँ। रीज़न जो मोस्ट कॉमन रीज़न मैं समझता हूँ वो हमारे जंक फूड्स ही हैं। ओके। जो हमारे डाइटरी हैबिट्स हैं ये, और फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कि हमारी कोशिश होती है कि हम गाड़ी को मॉल के अंदर या शॉप तक ले जाएं। हाँ, exactly. हमें कुछ ना करना पड़े, एक कदम भी पैदल चलना कोई नहीं चाहता। तो ये दो फैक्टर्स मेन हैं। एक तो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स, लेट नाइट खाना, सो जाना फ़ौरन खाने के बाद, ये सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, लेकिन क्या हम इस मसले को मसला समझते हैं अपना? मतलब जो ओबीज़ लोग होते हैं वो इसको समझते हैं कि हम ओवरवेट हैं, हम ओबीज़ का शिकार हो रहे हैं और हम इसकी वजह से बाकी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब कुछ अवेयरनेस पैदा होना शुरू हो गई है फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स, बल्कि मैं कहूँगा शायद 10 ईयर्स से हमने यहाँ पे काम शुरू किया पाकिस्तान में ओबेसिटी के ऊपर। ओबेसिटी सर्जरीज हम करते हैं, तो उसमें अब हमने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस की हैं, फॉरेन स्पीकर्स को इनवाइट किया। तो अब कुछ मीडिया के हवाले से भी काफ़ी हेल्प मिली है हमें कि इसमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि मोटापा एक बीमारी है। जैसे हम शुगर को, ब्लड प्रेशर को बीमारी समझते हैं, तो ये तमाम बीमारियों की जड़ है। मोटापे की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, बांझपन, जोड़ों की दर्द और बहुत सारे मसाइल होते हैं। आपको पता है, कहा जाता है ना कि मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल। अब इसमें अवेयरनेस पैदा हो रही है। लोग पहले तो ये था ना कि बच्चा हेल्दी है या कोई भी हेल्दी हो, कहते हैं सेहत है जी, ठीक है। लेकिन अब वो सेहत वाला फैक्टर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन से निकल रहा है कि नहीं यार, ये एक इशू है और इसको ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, इस पर बात करेंगे कि सेहतमंद होना और ओबीज़ होने में क्या फ़र्क है। अभी डॉक्टर फरवा की तरफ चलूँगी। डॉक्टर फरवा, बहुत से जो ओबीज़ लोग होते हैं, जो मोटापे का शिकार होते हैं, वो जिस्मानी तौर पर तो मुतासर हो रहे होते हैं, नफ्सियाती तौर पर भी मुतासर हो रहे होते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी उनको बहुत ज़्यादा बातें भी सुनाती हैं, तुम मोटे हो, तुम में तो ये भी बीमारी है, वो भी बीमारी, मतलब इस तरह के जो बातें सुननी पड़ती हैं। तो नफ्सियाती तौर पर किस तरह वो डिस्टर्ब रहते हैं, और वो फिर मैंने तो ये भी देखा है कि जो ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होते हैं वो ज़्यादा खाते भी हैं, तो उसकी वजह से भी वो मोटापे का शिकार होने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली जो हमारी बॉडी और जो हमारा ब्रेन है वो एज अ सेम यूनिट फंक्शन करता है। तो ऐसा है कि जैसे ही हमने देखा कि हमारा वेट गेन होना शुरू हो रहा है या हम थोड़े से मोटे लग रहे हैं, तो हमने मेंटली तौर पे वो प्री कंटेम्पलेशन स्टेज पे चले गए। हमने नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट कर दी कि मेरा वेट गेन हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब फैमिली वाले उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि तुमने वेट गेन कर लिया, तो वो एक नेगेटिव जो थॉट्स है ना, उसका पैटर्न स्टार्ट हो गया। अब हमारे नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट हुए, हम वक्तन फ़वक्तन जैसे फारिग बैठे हैं तो हमने सोचना शुरू कर दिया मैं तो मोटी हो रही हूँ या मेरा वेट गेन हो रहा है, अब मैं क्या करूँगी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो एक सोशल प्रेशर आ जाता है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, जिस वजह से आपका जो एक वेट गेन होना भी शुरू हो जाता है। फिर आप वेट गेन होने से खुद को छोड़ने के लिए आप बिंज ईटिंग शुरू कर देते हो। बिंज ईटिंग के साथ साथ नेगेटिव जो थॉट्स का साइकिल चलता रहता है, और ये एक वो फिर आप एक विशियस साइकिल में चले जाते हो। बिंज ईटिंग, नेगेटिव थॉट्स, बिंज ईटिंग, नेगेटिव थॉट्स, और रिजल्टेंटली आप ये फिर सुसाइड की तरफ चले जाते हो। मतलब हम बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से भी हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वो इस वजह से कि स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी। स्पेशली हमारी ईटिंग डिसऑर्डर्स आजकल बहुत सारे लोगों को हो रहा है, जिसमें बिंज ईटिंग है, फिर पर्जिंग आ जाता है। आप खा लेते हो, उसके बाद उस चीज़ को वॉमिट करके उसको निकालने की कोशिश करते हो, फिर आप खा लेते हो। तो इस तरह वो स्ट्रेस जो लेवल है वो पीक पे चला जाता है, और आप खाना, क्योंकि कैलोरीज ऑफ कोर्स आपकी बॉडी उतनी देर तक ले चुकी होती है, फिर पर्जिंग करके आप सिर्फ जो उसका वेस्टेज मटेरियल है वो ही निकाल रहे होते हो, तो इससे भी वेट गेन ज़्यादा हो रहा है। फिर हमारी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हैबिट्स ऐसी हैं कि हम ज़्यादा एक्टिविटी की तरफ नहीं जाते, तो वो भी हम ऑफ कोर्स ज़्यादा हाल ही रह रहे हैं, फारिग बैठे हुए मीडिया देख रहे हैं, वहाँ पे स्मार्टनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो देख रहे हैं, तो उससे जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो ज़्यादा काफ़ी बढ़ रहे हैं, और हमारा जो ईटिंग की हैबिट्स है वो और ज़्यादा हो रही हैं, और जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रही होती ना। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने बात की कि सेहतमंद और मोटापे में एक मेरे ख्याल से बड़ी थिन सी लाइन है जो हमें समझ नहीं आती है। हमारे घरों में होता है कि अच्छा बच्चे को देसी घी वाले पराठे खिलाओ या सुबह पराठे खिलाओ, हर चीज़ में घी डाल के उन्हें खिलाओ, तो ये सेहतमंद होगा। क्या ये सेहतमंद होगा या ओबीज़ होगा? नहीं, देखें, जो है ना आपकी डाइट, उसको कंज्यूम भी करना है आपने। अच्छा,
और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें। मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट से, जैसे हमारी शक्लें मुख्तलिफ हैं, इस तरह हमारा इंटरनल सिस्टम भी डिफरेंट ऐसे ही है। है, ट्रू। हो सकता है मुझे एक चपाती काफ़ी हो या किसी और को हाफ चपाती काफ़ी हो जाए। सही, अगर ठीक वो है। एक चपाती लेगा तो उससे क्या होगा, हाफ जो है उसकी कैलोरीज कन्वर्ट हो जाएंगी जो यूटिलाइज हो जाएगी। जो हाफ चपाती दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स। ओके। ठीक है, अब कहने को ये है कि जी मैं तो एक चपाती खाता हूँ, ठीक है, लेकिन वो हाफ चपाती जो कंटिन्यूसली फैट्स में कन्वर्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल इवन 10 ग्राम्स ऑफ फैट डेली बन रही है, तो आप कैलकुलेट कर लें कि 2 इयर्स 3 इयर्स के बाद कितनी फैट्स कलेक्ट हो जाएंगी। तो ये जो अगर हम खा पी रहे हैं तो इसको फिर कन्वर्ट भी करना है अपने एक्सरसाइज से, जिम से। बच्चों के हाथ में सेल फोन है, वो क्रिकेट फुटबॉल सब कुछ यहीं पे खेल रहे हैं बैठ के, एक्टिविटीज़ नहीं है। तो जो आपने पूछा कि ये डिफरेंस क्या है ओबेसिटी में और सेहतमंद होने में, ये हम कैलकुलेट करते हैं BMI से, जो एक रफ सा कैलकुलेटर है हमारा। BMI अगर 20 तक है तो ठीक है, ओके, 25 तक भी एक्सेप्टेबल होता है। 25 प्लस जब जाता है फिर हम कहते हैं कि दिस इज ओवरवेट। ओके, 30 से ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं ओबेसिटी क्लास 1, 35 से ऊपर जाए तो ओबेसिटी क्लास 2, और 40 से ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी है। तो इसके साथ बहुत सी बीमारियां आती हैं, इवन ओबेसिटी क्लास 2 के साथ भी बहुत सी बीमारियां आती हैं। अच्छा, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह तो बहुत कॉमन है। तो हम ट्रीट करते हैं, अल्लाह का शुक्र ये ठीक भी हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं चीज़ें सारी। सही। लेकिन उसके लिए फिर ये होता है ना कि आपको अपना वजन कम करना पड़ता है। एग्जैक्टली, मेन चीज़ तो वही वजन है। हाँ, कि वजन कम करेंगे तभी तमाम तर जो उससे इंटरलिंक्ड बीमारियां हैं उनसे छुटकारा हासिल किया जा मेरी सकता है। स्पेशलिटी ये नहीं, हम सिर्फ वेट कम करते हैं। अच्छा, हम सिर्फ वेट कम करते हैं, बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। क्या बात है। शुगर परमानेंट सोल्यूशन, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती तो है। ये क्या ट्रीटमेंट, क्या है, क्या प्रोसेस होता है? इट्स किस तरह सर्जिकल weight- ट्रीटमेंट एक्चुअली। ठीक है। हमारा स्लोगन भी यही है, परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। कि आप शुगर को कंट्रोल नहीं करते, आप सिर्फ ओबेसिटी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सर्जिकली। उसमें 2-3 ऑप्शन है हमारे पास। एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, स्टमक को छोटा करना, एक स्टमक को बाईपास करना, गैस्ट्रिक बाईपास जिसे कहते हैं। उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है, रुलन वाई गैस्ट्रिक बाईपास है। तो ये सारी डिफरेंट ऑप्शन हैं। तो उससे क्या होता है कि मैल अब्जॉर्प्शन होती है, खाना कम खाया जाता है। कुछ रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स हैं कि आपने अगर एक चपाती खानी है तो आप क्वार्टर चपाती खाते हैं, आपका पेट भर जाता है। ठीक है, और ये भी नहीं कि आपको क्रेविंग हो रही है कि आपने खाना ही खाना है, नहीं, क्वार्टर चपाती खा के आपका पेट भर जाता है, यू आर डन, ओके जी। अब जो मर्जी आपके सामने पड़ा होगा आप नहीं खाएंगे, दिल ही नहीं कर रहा खाने को। और एक है ये मैल अब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स जो हम स्पेशली डायबिटीज़ के लिए करते हैं। सही। पेशेंट्स 100 यूनिट्स इंसुलिन के ले रहे होते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, द डे ऑफ राइट ऑन द डे ऑफ सर्जरी दे लीव एवरीथिंग। शुगर की मेडिसिन बंद, इंसुलिन बंद। इसमें ये होता है कि मैल अब्जॉर्प्शन होती है, एक तो डाइट वैसे कम हो जाती है, थोड़ा खाना कम हो जाता है, और फिर अगर आप एक्स्ट्रा खा भी रहे हैं तो वो अनडाइजेस्टेड बाहर निकल जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता। ओके, ठीक है। अच्छा, जिसने डॉक्टर फरवा आप भी बात करी थी कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, स्ट्रेस भी होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार बहुत से पेशेंट्स हो जाते हैं, और यही नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये हमें सुसाइड की तरफ भी ले जाते हैं। मतलब हम नहीं उसके साथ कॉप अप कर पाते हैं, तो एट द एंड हमारे पास ये होता है कि चलो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेते हैं। तो इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे किस तरह कह लें कि छुटकारा हासिल किया जा सकता है? अगर आ रहे हैं तो किस तरह उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बात की, एक विशियस साइकिल है जिसमें आप आ जाते हो, तो इट्स नीडेड कि आप वो साइकिल ब्रेक कर दो। वो साइकिल कैसे ब्रेक करना है? जब आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इसके लिए डिफरेंट आप थेरेपीज लेते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है कि मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ होगा, तो आपने उन्हें सिर्फ ये बताना है कि स्ट्रेस रिलीफ होने का ज़्यादा खाने से कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस रिलीफ करना है तो आप ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइजेस करें, लेट्स सपोज आप योगा कर लें या डिफरेंट ऐसी मेंटल रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लें जहाँ से आपको रिलीफ फील हो। फिर जब लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं तो उन्हें ये बताना है कि क्रिटिसिज्म और बिंज ईटिंग का भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जब आपको क्रिटिसिज्म फेस करना है तो आपने अपनी सेल्फ स्टीम बूस्ट करनी है और खुद को मोटिवेट करना है कि मुझे अपना वजन कम करना है, इंस्टेड ऑफ कि आपने दोबारा खाना है। तो सिर्फ उनको एक मेंटली कंसेप्चुलाइज कराने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा एक्टिविटी अगर हम स्केजुलाइज उनकी करा दें, लेट्स सपोज के उनको एक प्रॉपर चार्ट दे दें कि आपने इस टाइम में ये एक्टिविटी करनी है जिससे आपका वेट लूज होगा, इसके अलावा आपने ऐसे थॉट्स को नहीं देखना, या आपने कुछ सर्टेन अपना वरी टाइम बना लें जब आपने सिर्फ बिंज ईटिंग करनी है, या आपने सिर्फ नेगेटिव थॉट्स उसके बारे में सोचना है, इसके अलावा पूरे दिन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आना। अच्छा, लेकिन ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है अपने माइंड को? जैसे 23 आवर्स आप कंट्रोल कर रहे हैं तो 1 घंटा मार्जिन दे देंगे तो ये बेहतर है।
इससे कि आप 23 घंटे खाएं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो 1 घंटा वो खा रहे होते हैं उनको वो उसकी मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर लगने लग जाता है कि वो 1 घंटा, फिर वो हम रिड्यूस करते करते आधे घंटे पे आ जाते हैं, 15 मिनट पे आ जाते हैं, और उनको बिहेवियर एक तरह का उनका स्केड्यूल हो जाता है। लेकिन किस तरह डाइवर्ट करें, मतलब अपनी थॉट्स को, कि अगर एक इस तरह की डेंजरस थॉट्स आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो उनको पॉजिटिव थॉट्स में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है, या अपने माइंड को किस तरह उससे जो है कह लें कि डिस्कनेक्ट किया जा सकता है? ये पर्सन टू पर्सन हम उसके इंटरेस्ट पे देखते हैं। लेट सपोज अगर किसी को कोई लेडी है जिन्हें घर बहुत संभाल के सजावट का शौक है, तो हम उन्हें कहेंगे कि अपने घर में जो आपका सबसे खूबसूरत किचन का बॉक्स होता है, अच्छा, उसको यूटिलाइज करें, उसे अपने पास रखें। अच्छा, जब भी आपको नेगेटिव थॉट आया कि फलां ने मुझे ये कहा था कि तुम मोटी हो रही हो, आप उससे उस कागज पे लिखें और उस डिब्बे में डाल दें, और खुद को ये कहें कि अभी मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी। जब मेरा वो 1 घंटा है, जब मैंने नेगेटिव थॉट्स और खाना है, सिर्फ उस टाइम इसके बारे में सोचूंगी। इस तरह वो पूरा दिन उन्हें कंट्रोल करते जाते हैं, वो थॉट्स को लिख के रखते हैं, और जब उनका 1 घंटा आता है उसे 1 बाय 1 खोल के देखते हैं। हाँ। तो इस तरह वो ये होता है कि बम्बार्डमेंट हो जाती है काइंड ऑफ ना, कि नेगेटिव थॉट्स की, इसने मुझे दिन में 4 लोगों ने कहा, 1 बाय 1 सोचते हैं, फिर लगता है कि फजूल हो गया, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी इज वो एक हम पे स्टांस आता है। जैसे वो टाइम गुजरा तो हमें वो थोड़ी सी जो उसकी हाइप होती है वो कम होने लग जाती है। अब जब आपको सुबह के 2 बजे किसी ने कहा था कि तुम मोटी हो, और आप रात के 9 बजे उसे देख रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा वैसे ही उसका फर्क पड़ना कम हो जाता है। मतलब वो असर जो है ना वो कम हो जाता है, या फिर उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं भी सोचते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो पहले हम देखते थे कि जो 40 साल से ऊपर हैं या 50 साल से ऊपर, उनमें ये देखा जाता था कि मोटे हो रहे हैं। अब तो नौजवान नस्ल भी हमारी, इवन के जो हमारे बच्चे हैं घर के, वो भी ओबीज होते जा रहे हैं, और उनको भी मुख्तलिफ शुगर उन्हें है, हाइपरटेंशन फिर उन्हें हो जाती है इस तरह की। तो क्या जो देखने वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं ख़ास करके, उन्हें क्या बोलेंगे, क्या टिप्स देंगे? क्योंकि अगर बचपन ही हमारा इस तरह गुजरेगा तो बड़े होके भी तो हमें यही चीज़ें मिलेंगे। फिर एग्जैक्टली पेरेंट्स को ही कंट्रोल करना चाहिए। आजकल बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। आपने जैसे मेंशन किया ना, पीडियाट्रिक ओबेसिटी बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए, और वो बढ़ती भी जा रही है। लाड प्यार में पेरेंट्स कहते हैं चलें ये खा लें, वो खा लें, अच्छा बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हुआ तो सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा प्यारा बच्चा है, गोल मटोल सा है। ठीक है, वो गोल मटोल जब एक हद से ऊपर गुजरता है, तो फॉर एग्जांपल अभी हमने एक बच्चे को ऑपरेट किया, ही वाज 200 kg, 10 years of age, 200 kg, 200, yes. oh my God. वो बेचारा चल भी नहीं सकता था। उस मतलब जाहिर है आपकी लेग्स एक खास वजन को उठाने के लिए बनी है। exactly. वो अगर 40-50 kg 60 kg को उठाने के लिए बनी है, आप उसके ऊपर 200 kg डालेंगे तो क्या होगा? तो ये पेरेंट्स को थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसमें अवेयरनेस चाहिए कि बच्चों को जंक फूड से अवॉइड करवाएं, स्पेशली ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं। अच्छा, एक स्प्राइट में आई थिंक 6 टेबल स्पून जो है ना वो शुगर होती है एटलीस्ट। तो टू मच कैलोरीज दिन में पता नहीं कितनी बार बच्चे पीते हैं, शौक में पिला देते हैं या बच्चों को प्यार में पिला देते हैं। ये प्यार नहीं है, ज़्यादती है इनके साथ। ठीक है, तो जंक फूड्स अवॉइड करें मैं कहता हूँ। और दूसरा, उनकी एक्टिविटीज़ को खुद मॉनिटर करें बच्चों की, उनको स्विमिंग कराएं, उनको जिम लेकर जाएं, या एटलीस्ट कोई मतलब ऑन ग्राउंड गेम्स ओपन। लेकिन डॉक्टर साहब जिनकी फैमिली में ये चीज़ होती है, फैमिली में भी तो मोटापा होता है ना, और वो चलता जाता, तो वो किस तरह इसको हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है कि कोई बंदा ज़्यादा खा रहा है तो वो मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ जेनेटिक्स में भी होती है। फॉर एग्जांपल एक फैमिली को हमने 19 पेशेंट्स को ऑपरेट किया, एक ही फैमिली के, सारे ओबीज थे। ओके, तो वो जेनेटिक्स होती हैं। अच्छा, उसको शुरू में या तो आप कंट्रोल कर लें, ठीक है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को शुरू में कंट्रोल कर लें और एक ख़ास हद तक वज़न को ना बढ़ने दें। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप कंटिन्यूस रनिंग, एक्सरसाइज, जिम और डाइट कंट्रोल सारा कुछ। उसमें फिर ये है कि सर्जरी मस्ट हो जाती है समटाइम्स। सारी उम्र आप डाइट नहीं कर सकते, सारी उम्र आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, थक जाते हैं, टाइम आता है। और कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि आपको टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का या जिम करने का, आप इतने बिजी हो जाते हैं अपने स्केड्यूल में। और स्पेशली फीमेल अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो एक फैक्टर्स हैं। तो उसमें फिर डेफिनेटली हम सर्जरी ही रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी करवा लें तो। अच्छा, सर्जरी के जहाँ पे एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं अगर उसको सही तरीके से लीड ना किया जाए पेशेंट की तरफ से? सर्जरी एक्चुअली हर पेशेंट में रिकमेंडेड नहीं होती। अच्छा, ठीक है। ये नहीं कि जो हेल्दी पेशेंट आएगा, ओवरवेट पेशेंट आएगा, उसको हम सिर्फ सर्जरी ही रिकमेंड करेंगे, नहीं। और अगेन सर्जरी इज़ टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। हर पेशेंट के लिए डिफरेंट सर्जरीज हैं। सबकी स्लीव कर दें नहीं, सबका बाईपास कर दें नहीं। अच्छा, ओके। हर पेशेंट के लिए अपनी डिफरेंट सर्जरीज हैं।
कि हम पहले वे करते हैं उनको, उनकी डाइटरी हैबिट्स, जैसे उनका साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन करवाते हैं हम। ओके। कोई ज़्यादा तो नहीं खाता, कोई मीठे का शौकीन तो नहीं है, उसके लिए कौन सी सर्जरी हमने करनी है, पहले उसकी काउंसलिंग करनी है, साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं उनको कि इसकी एवेल्यूएशन करें, फिर उनके कुछ हम लैब टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि इसके लिए कौन सी सर्जरी बेहतर रहेगी। फिर जाके ये सारा प्रोसेस होता है। ये भी कोई आम और इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस ही होता है ना, पूरे पहले रिपोर्ट्स की टेस्ट किए कि क्या कोई बीमारी तो नहीं है, उससे पहले वजन खुद से भी थोड़ा सा कम करना पड़ता है पेशेंट को। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने पेशेंट से कि हम पहले पेशेंट की विल पावर चेक करते हैं, कितना शौक है इसको वज़न कम करने का, कितना सीरियस है वज़न कम करने में। एटलीस्ट मैं 2 वीक्स लेता हूँ हर पेशेंट को प्रिपरेशन में। अच्छा। पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में आया है तो मैं उसको कुछ डाइट प्लान्स दूंगा, कुछ उसको टेस्ट एडवाइस करूंगा, विजिट मी आफ्टर 2 वीक्स। 2 वीक के बाद उसने अगर 5 kg भी लूज किया, इट मीन्स ही सीरियस अबाउट, तो फिर हम उसको प्रोसीड करते हैं। अदरवाइज हम फिर वही साइकेट्रिक एवेल्यूएशन कि ये कितना सीरियस है, इसको सीरियसनेस की तरफ लाना है हमने, ये अपना वेट रिड्यूस करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फरवा, लास्ट कमेंट्स आपसे लेना चाहूँगी कि क्या आप कमेंट देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वाले और ख़ास करके जो ओबीज़ लोग हैं और जो इस मेंटली स्टेट में इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा इंटरेक्शन है वो यंगस्टर्स के साथ है, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के साथ, तो सबसे ज़्यादा वही इसका शिकार भी हैं। एंड आई वांट कि आप लोग अपना एक जो डेली लाइफस्टाइल है उसको ऐसा रखें जिसमें आप मोबाइल फ़ोन यूजेज के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी इंड्यूस करें। प्लस आपको अपनी सेल्फ स्टीम बूस्ट करने के लिए आपको अपने आप पे फ्रीक्वेंटली काम करते रहना चाहिए। जिस तरह हमारे फिजिकल हाइजीन्स होते हैं उस तरह मेंटल हाइजीन्स भी हैं, जिनका ख्याल बहुत ज़रूरी है रखना। अच्छा। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको अपनी नर्व्स पे सवार कर लेना है। अगर क्रिटिसिज्म पॉजिटिव है तो उस पर काम करें, उस चीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ के उस क्रिटिसिज्म को अपनी नर्व्स पे सवार कर लें, उसको नेगेटिव थॉट्स को सोचते जाएं और वो अपना स्कीमास बना लें और आप उसके अकॉर्डिंग जो एंड प्रोडक्ट है वो फिर सुसाइड के अलावा या डिप्रेशन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप पे काम करते जाएं, ये नहीं कि खुद को छोड़ देना है। आपकी ये एज है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है और आगे अपनी फील्ड्स में जाना है, तो यूटिलाइज़ करें इसको। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हमारी सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव बिहेवियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जनाब टूवर्ड्स अदर हमारा जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और डॉक्टर साहब आपसे भी लास्ट कमेंट, लास्ट पैगाम देना चाहूँगी देखने वालों के लिए। अगेन मैं वही कहूँगा कि अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो उससे अर्ली स्टॉप करें। कोशिश करें उसको जंक फूड अवॉइड करके, डाइट प्लान अपना फॉलो करके और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ। और अगर एक हद से ज़्यादा आपका वज़न हो गया है, फॉर एग्जांपल 35 BMI से आप ऊपर चले गए, BMI इज़ वेरी सिंपल इंडिकेटर, मोबाइल फ़ोन में ऐप्स होती हैं। अच्छा। अपने एज, हाइट, वेट डालते हैं उसमें तो आपका BMI आ जाता है इसमें। अगर आप 35 से ऊपर है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सर्जरी। और कोई ऑप्शन रह नहीं जाती। और 40+ है तो 100% सर्जरी ही है। आप कहें जी हम इससे रिड्यूस कर लेंगे, येस यू कैन रिड्यूस, लेकिन अल्टीमेटली यू विल गो फॉर सर्जरी। आप वापस रीगेन भी कर लेते हैं। अच्छा। तो अर्ली स्टेजेस में ओबेसिटी को कवर करना, कंट्रोल करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू जब आप ज़्यादा ओबीज होते हैं। और सर्जरी ये बहुत सेफ़ है, बट इन सेफ हैंड्स। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, एक्सपर्ट हैंड्स में ये बहुत सेफ़ है। ठीक है जी, आप अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखना पड़ता है हमें। और इनिशियल स्टेजेस पे अगर आप मोटापे को पकड़ लेते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर सकती है। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलिक हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर फरवा रॉय हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, डॉक्टर फरवा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और जनाब ओबेसिटी के हवाले से हम बात कर रहे